हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी और आपका ये जो समग्र बैच स्टार्ट हुआ है इसमें आप अपने पीटी कम मेंस की जो प्रिपरेशन है वह ठीक तरीके से कर रहे होंगे। ये बैच आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सभी सब्जेक्ट आपके धीरे धीरे कवर होते जाएंगे। आपको करना क्या है, बस कॉन्टिन्यूटी के साथ जुड़े रहना है, कॉन्टिन्यूटी के साथ नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, रिवाइज करना है। ओवरऑल अपने जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसके अकॉर्डिंगली चलते रहिए। लगता है कि थोड़ा बहुत अगर आपकी पढ़ाई बीच में ब्रेक हो रही है, आपको फिर से स्टार्ट करना है, आपको लग रहा है कि जो लक्ष्य आपने बनाए थे नहीं अचीव कर पा रहे हो, स्टडी कम हो रही है तो और बढ़ा लेना है। तो बेसिकली सारी चीज़ें देखते जाओ और पढ़ाई जो है अपनी कंटिन्यू करते जाओ। तो आपका पॉलिटी का जब लक्ष्मीकांत सीरीज और बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट होंगे उसके पहले हम 11-12 का पॉलिटी एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि आप केवल वीकडेज में आपको केवल 2 डेज की क्लासेस मिल रही हैं, ऐसे में आपका जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट लेकर नहीं चल रहे ना, आपका ज्योग्राफी भी चल रहा है, आपका हिस्ट्री भी चल रहा है, आपका पॉलिटी भी चल रहा है, करंट अफेयर भी चल रहा है। तो सारी चीज़ों को करते रहो, एक इंटरेस्ट भी बना रहता है अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका पॉलिटिकल थ्योरी चल रहा है, राजनीतिक सिद्धांत। काफ़ी कुछ हमने इसमें समझा, इंटरेस्टिंग है ये वाला बुक। हमने बात की कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता। और अब लास्ट जो है, लास्ट वीकेंड है, इसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटी का बुक माना जाता है। कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं कि नहीं पढ़ना 6 से 12, तब हम कौन सी एक एनसीईआरटी पढ़े, तो केवल आपको वही बस पढ़ लेनी है। तो यहाँ पर देखो आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की, और लास्ट आपकी जो बात है वह धर्मनिरपेक्षता की होगी। अब तक की जो भी हमने ये कॉन्सेप्ट समझे, ये पॉलिटिकल आइडियाज समझे, इसमें हमने देखा कि बेसिकली इन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, इन कॉन्सेप्ट का सोल क्या है, उन सभी चीजों की हमने बात की। जो भी महापुरुष, जो भी विद्वान, इससे रिलेटेड कुछ उनकी सोच है, कुछ सिद्धांत हो, उसकी हमने बात की, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बच्चों हमने देखी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नेशनलिज्म, है ना। नेशनलिज्म का जो टॉपिक है ये आपको बताएगा कि राष्ट्रवाद जो है वह क्या है, राष्ट्रवाद से हमारा आशय आखिर है क्या। जब हम राष्ट्रवाद कहते हैं, हम कहते हैं हम सब एक है, भारत राष्ट्र है, या फिर ब्रिटेन की बात करेंगे या फिर अमेरिका की बात करेंगे, तो यहां पर सबसे फर्स्ट क्या होगा, राष्ट्रवाद क्या है, इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है, इसकी एक भूमिका, इसकी एक शुरुआत। सेकंड हम इस पे बात करेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद की। सेकंड, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्र की बात करेंगे और राष्ट्रवाद की बात करेंगे। तो ये शब्द जो हम सुनते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब एक है ना, पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक एक है। तो यहां पर ये सारे जो आप विश्वास सुनते हैं, इस तरह के स्लोगन सुनते हैं, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, इस तरह की चीजों में जो आपको ये भावना दिखाई देती है, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे आपको गदर मूवी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वह इस पे हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे आपको दिखाई देते हैं। तो बेसिकली जब जैसे आप कभी कोई ऐसी बात सुन ले, ऐसी कोई घटना देख ले, कुछ मूवीज में, जैसे आप साउथ इंडियन मूवीज देखेंगे, ज्यादा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आजकल बॉलीवुड वालों के पास, तो मूवीज के लिए स्क्रिप्ट ही नहीं बची। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो ज्यादातर सोशल इशू पे बनी है, और वो उनका जो एक क्राइटेरिया है, तो उसमें एक दिन एक डायलॉग में सुन रही थी, इसमें उसने कहा कि आप नॉर्थ साउथ क्यों करते हो। साउथ वाला हीरो कह रहा है कि ये हम इंडियन है, हम नॉर्थ या साउथ के नहीं, हम इंडियंस हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द आपके अंतर्गत आता है, आपके मन के अंदर ये जो भावना आती है, कहीं राष्ट्रगान चल रहा था, आप खड़े हो गए, आप झंडे को देख रहे हो, जैसे कि आप देखोगे कि अभी जो अमृत काल है, आप देखोगे कि इंडिया में जगह जगह बहुत बड़े ऊंचे पोल लगा के काफी बड़े जो झंडे हैं, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो लगाया गया है। तो बहुत सारे लोग उसको खड़े होकर देखते हैं। तो वो उसको क्यों देख रहे हैं? उसको देखने के बाद, झंडे को देखकर आपके मन के अंदर क्या भाव आ रहे हैं? आप जब अपने प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से सुनते हैं, तब आपको क्या लगता है? आप इस तरह की जो सेरेमनीज देखते हैं कि अब ओथ ले रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब इस तरह की चीजें आपको क्या दिखती है? एकदम भाव विभोर कर देती हैं। तो ये सारी चीजें, ये भावना क्या है? यही राष्ट्रवाद है। जब आप एक भावना से बंध जाते हैं, है ना, तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद
ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हो कि किस तरीके से जो यूरोप है उसमें सबसे ज्यादा सीमाओं का टूटना आपको दिखाई देता है, एकीकरण आपको दिखाई देता है। जर्मनी के एकीकरण की बात कर लें या फिर बाकी चीजों की बात कर लें, कैसे जो यूरोप है हम देखेंगे कि पहले छोटे छोटे राष्ट्रों में, छोटे छोटे भागों में टूट गया, अलग अलग राज्य अपनी पहचान चाह रहा है, कि फिर कैसे हम एक वृहद, एक नवनिर्मित, एक एकीकृत नेशन स्टेट की बात करते हैं, राष्ट्र राज्य की बात करते हैं। तो आखिर इसका जो ये कॉन्सेप्ट है ये है क्या? ठीक है, इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इन सब की हम बात कर रहे हैं। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, अब देखो नेशंस एंड नेशनलिज्म, इसमें आपके अंदर जो राष्ट्रवाद है वो कोई एक भावना नहीं है। जैसे कि हम फैमिली की बात करते हैं तो परिवार में आप व्यक्तिगत रूप से लोगों को जानते हैं, उनके चरित्र को जानते हैं, या फिर वंश परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, नातेदार हैं, तो हम सगे संबंधी, इसलिए हम एक दूसरे का फेवर कर रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि अमेरिका में आपको मिल जाता है और वो इंडियन है, इस वजह से आप कहेंगे कि वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर। इस तरह का यूथ आप जो ओथ है वो शायद आप बचपन में देते होंगे, आप तो नहीं लेंगे कि सभी मेरे भाई बहन हैं, और भी रिश्ते हैं समाज में। तो देखो ये इस तरह की जो भावनाएं हैं वो कैसे आपको राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करती है। 200 वर्ष का जो इतिहास आप देखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ते रहे, वो क्या था? राष्ट्रवाद की ही तो भावना थी, एक राष्ट्र पहचान की ही तो भावना थी, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक नेशन डिटर्मिनेशन, कि जो राष्ट्र है वह खुद आत्मनिर्णय कर सके। ताइवान को जब कोई देश ताइवान को अलग से मान लीजिए देश कह देगा तो चीन को इसमें बुरा लग जाएगा कि नहीं ये तो हमारा क्षेत्र है, ठीक है। या फिर आप देखेंगे कि जो ज्यादातर जो चाइना एग्रेशन दिखाता है बॉर्डर पर, इंडिया की बॉर्डर पर, या फिर पाकिस्तान जो है वह घुसपैठ करेगा, फिर उसके इंक्रोचर्स जो आएंगे, घुसपैठे जो आएंगे, हम क्यों रोकते हैं हमारी सीमा पे? ये मेरी जगह है, यहाँ मत आओ, ठीक है। हम क्यों कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी एक है? ये सारी भावना, इन सभी के पीछे अंग्रेजों से 200 साल लड़े, उसके पीछे भी राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद कब पनपा, सारी चीजें वो सब अलग है। अभी हम केवल इस कॉन्सेप्ट, इस भाव को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशन एंड नेशनलिज्म का क्या मतलब है। तो हम अगर राष्ट्रवाद की भावना की बात करें तो राष्ट्रवाद को हम एक शब्द में डिफाइन नहीं कर सकते, इसके लिए कोई एक परिभाषा नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी कि जब हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे, ठीक है, हमने बात की थी कि जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय, तब हमने देखा था कि प्रेम और न्याय एक ही जैसी चीजें हैं, एक ऐसी भावना है जिसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रेम और न्याय ऐसी बात है जो हम सब चाहते हैं, लेकिन प्रेम हमारे अपने लोगों के लिए होता है, नॉन पर्सन के लिए होता है, और न्याय सामाजिक परिप्रेक्ष्य समाज के लिए होता है। पढ़ चुके ना, ये सारी चीजें भूलना नहीं है। तो देखो राष्ट्र और राष्ट्रवाद का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसमें 4-5 बातें ऐसी हैं जो कि हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। जैसे कि हमारा इतिहास, एक अच्छा आप भी उस कॉलेज से पढ़े हैं, छोटे, जब इतनी सी चीज, इतनी छोटी सी बात आपको जोड़ देती है। अच्छा उस कॉलेज में पता ही नहीं था कि कब पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे। हाँ, नहीं उसी कॉलेज के बाजू में एक कॉलेज था, वहां पढ़ा हूँ, वहां पढ़ी हूँ, ये चीज आपको जोड़ देती है। अच्छा आप उस जगह के हैं, अच्छा मतलब आपका कोई भूगोल आपको जोड़ दे रहा है, आपका कोई अतीत आपको जोड़ दे रहा है, आपका कोई विश्वास आपको जोड़ देता है। अच्छा आप क्या इस वाला त्योहार को ऐसे मनाते हैं, हमारे यहाँ भी इस त्योहार को ऐसे ही मनाते हैं, हम इसमें ये, अच्छा हम भी इसमें इसी तरह का जो प्रार्थना है या फिर हम इसी तरह की पूजा पद्धति अपनाएं, ये चीज हमें जोड़ देती है। हमारा कल्चर, हमारा पहनावा हमें जोड़ देता है। जैसे कि मान लो कोई एक अगर आप थोड़े से ट्रेडिशनल टाइप है तो जो साड़ी या फिर जो आपको थोड़ा सा इंडियन कल्चर या कस्टम जो दिखेगा, परंपरा दिखेगी, पहनावा दिखेगा, आपको वो चीज जल्दी से अपने से जोड़ लेगी, बजाय इसके कि जो कोट पैंट टाई लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप किस चीज से जुड़ गए? उस कस्टम, उस संस्कृति, उस कल्चर से जुड़ गए। यही तो राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद की जब बच्चों हम बात करेंगे तब 4-5 चीजें जो है वह हमें जोड़ती हैं। शेयर्ड बिलीफ्स, साझा विश्वास, हमारे विश्वास एक है। दूसरा हम इसमें देखते हैं कि हमारा इतिहास एक था, अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। ये बात कह के जितना आप रो सकते हो उतना और भी जो इंडियंस है वह रो सकते हैं। तो एक इतिहास की हम बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया की हम बात कर ले, क्या कहते हैं वो उसमें कि हम
ये जो अनेकता के साथ विभिन्नता, ये वाली जो बात है ना, और ये जो विभिन्नता हम देखते हैं कि कितना ज्यादा जो हमारे यहाँ का कल्चर और सारी चीजें वह डाइवर्सिफाई, विविधीकरण है इंडिया में, उसके बाद भी हम सब एक हैं। और ये एकता बाहर से थोपी हुई नहीं है, ये हमारे एक बहुत गहरा विश्वास है। ठीक है, तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद में दूसरा इतिहास हो गया। तीसरा आप कहेंगे कि एक टेरिटोरी, बस वही बात है ना, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक भू क्षेत्र से, हम क्यों कहते हैं मातृभूमि, जननी मातृभूमि, ये सारे वर्ड्स है ना, भारत माता, भारत माता की जय, ये सारी चीजें क्या है, भारत माता की जय। तो हमने जो जिस भू क्षेत्र, जिस टेरिटोरी में हम रह रहे हैं, हमने उसको माता की संज्ञा दे दी, हमने उसको मां की संज्ञा दे दी। ठीक है, तो कहीं पर उसको मदर नेशन कहा, किसी ने मां की संज्ञा दे दी, किसी ने कहा पितृभूमि। पितृभूमि कम सुनाई देती, कम समझ में आती, क्यों? क्योंकि पिता से आपके, आखिर हमने भारत माता ही क्यों कहा, भारत पिता क्यों नहीं कह दिया? भारत माता, मां से आपका जो एक संबंध होता है, मां से आपका जो एक विश्वास होता है, ठीक है, और आपकी जो भावनाएं जुड़ी होती हैं जिस शिद्दत के साथ, अगर कोई पिता की रक्षा करने के लिए बोल दे तो आप तैश में कर सकते हैं, बट वो भाव नहीं आ सकता। तो माता और पिता, आपका एक जो भाव आता है ना मां के लिए, तो क्यों हमने भारत माता कहा, है ना? तो यहां पर हम देखेंगे कि कुछ भू क्षेत्र, और इस भू क्षेत्र में टेरिटोरी में वही आ गया कि अगर आपकी एक टेरिटोरी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये सारी जो चीजें आप देखते हैं, हम सब एक हैं, भारतवासी एक है। तो ये जो एक वाली भावना है, किस भू क्षेत्र में आप रह रहे हैं, ठीक है। फिर हम कहेंगे साझे राजनीतिक आदर्श, साझे राजनीतिक आदर्श, साझे राजनीतिक आदर्श, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज। हम सभी ने लोकतंत्र को माना, डेमोक्रेटिक, सेकुलरिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अपना लिए सभी। जो अब ये नहीं है कि इसमें कोई राजतंत्र को भी मान रहा है, आप ज़्यादातर आप देखेंगे कि हमने जिन पॉलिटिकल आइडियाज, जिस पॉलिटिकल वैल्यूज़ को अपनाया, वो न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, और राजनीतिक आदर्शों के साथ साथ हमारी पहचान भी जुड़ी है, राजनीतिक पहचान भी जुड़ी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, राष्ट्र और राष्ट्रवाद हो गया। राष्ट्र, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन। और लास्ट है इसमें राष्ट्र और बहुलवाद। चार बातें समझनी है बस, राष्ट्रवाद व बहुलवाद। राष्ट्रवाद और बहुलवाद, है ना, नेशन एंड प्लूरलिज्म, नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। तो ये चार इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वह हमें समझते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, राष्ट्रवाद जो है वह क्या है। यही देख लो कि राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है, देखो हम उसको बहुत आसानी से नहीं समझ सकते कि आपको एक लाइन बता दी जाए, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, हो गया लोकतंत्र। अब उसकी व्याख्या जो है वह करते रहो। तो यहां पर देखो बच्चों कि राष्ट्रवाद क्या है, अगर हमें इसकी एक परिभाषा देनी हो तब देना बड़ा मुश्किल सा काम होगा। ठीक है, बड़ा मुश्किल सा काम होगा। लेकिन फिर भी अगर हम एक कॉमनली बात करें कि व्हाट पीपल कॉमनली अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ नेशनलिज्म, आखिर एक आम राय जो लोगों की बनती है कि आप किसे राष्ट्रवाद जो है वह कहेंगे, है ना, एक आम समझ जो है आखिर वह क्या है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, देश के लिए बलिदान जैसी बातें, देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, है ना। तो यहां पर ये जो पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है, या फिर राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, ये सारी चीजें क्या है, ये सब देखकर सुनकर जब आपके मन में एक भावना जो आती है वही राष्ट्रवाद है।
तो देखो वही बात है कि हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर एग्जैक्ट हमारे पास टर्म नहीं है। वही बात राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट के संबंध में है कि एक ऐसा विश्वास है जिसको कि शब्दों में बांधना बड़ा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इमोशंस के लिए हमारी बातें, हमारे वर्ड्स बहुत कम पड़ जाते हैं। तो इमोशंस, अगर बात शब्दों में ही सब कुछ कहना होता तो फील करने का क्या है। तो कहते हैं कि शब्द जो है वे बड़े ही, बहुत कम बात हमारी कह सकते हैं, शब्दों में सब कुछ नहीं होता, भाव देखे जाते हैं, है ना। शब्दों पे मत जाओ, भाव पर जाओ, वो वाला कॉन्सेप्ट राष्ट्रवाद के साथ है। कि अगर हमें ये कहना हो कि राष्ट्रवाद क्या है, तो भारतीय संदर्भ में हम देखेंगे कि हमारी इतनी विविधता है फिर भी हम कहते हैं हम सब भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। तो ऐसे में हम कहेंगे कि विविधता को हमने भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जोड़कर देख लिया कि हम अलग अलग कल्चर है हमारा, थोड़ा सा हम डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा देखते हैं कि भाई इतने से ज़्यादा भाषाएं हैं, 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं, 1000 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं, 8 से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में जो 8 इम्पोर्टेंट धर्म है, रिलीजन फॉलो किए जाते, सभी के फॉलोअर्स इंडिया में हैं, सबके अपने अपने कल्चर है। अरे जब एक ही, जो आप मकर संक्रांति देखते हैं, कहीं उसको पोंगल तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, किसी अलग अलग तरीके से उसको मनाया जा रहा है। एक कल्चर को 10 जगह पर 10 तरीके से मनाया जाता है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी उसके 2 या 3 वैरायटी आपको मिल जाए। तो यहाँ पर इतनी विभिन्नता के बाद भी अगर हम एक वर्ड खुद के बारे में कहें कि हम सब क्या है, तो भारतीय हैं, तो यहीं पर जो भारतीयता का भाव आप में आ गया वही राष्ट्रवाद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कॉमन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेशनलिज्म का जो कॉमनली एक अंडरस्टैंड है वह क्या है, पैट्रियोटिज्म। वर्ड को याद रखो, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। आपको देशभक्ति ज़्यादातर देखो 15 अगस्त को हुई, क्यों, अगर इस तरह की कोई मूवी आना होगा तो वो 15 अगस्त के आसपास आएंगी, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर, आपके मन के अंदर देशभक्ति की, आप बाकी दिन सुने ना सुने उस दिन बड़ा आप गाने जो है वो इस तरह के सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके अंदर देशभक्ति का भाव है। तो कॉमन जो मतलब है वो हम देशभक्ति का यहां से निकाल सकते हैं। तो राष्ट्रवाद देखो हमें इसलिए भी समझना होता है, देखो पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्यों पढ़नी है, ये बुक हमें इसलिए पढ़नी है ताकि विश्व की इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जिससे पूरा विश्व बना, कहीं ना कहीं उन कॉन्सेप्ट को हम समझ पाए, और इस विश्व की सीमा रेखा के निर्धारण में, विश्व की जो टेरिटोरी बनी, जो भू क्षेत्र निर्धारित हुआ, उसके निर्धारण में इस भाव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो क्या है कि अगर हम वैश्विक मामलों की बात करें तो वैश्विक मामलों में राष्ट्रवाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में सामने आया। विश्व का एक इतिहास, विश्व के इतिहास को बदलने में, सीमाओं के निर्धारण करने में, ना केवल ये आपसी जोड़ का या फिर आपस में एक शेयर्ड बिलीफ का एक कॉन्सेप्ट था, बल्कि इसने बहुत ही गहरे विद्वेषों को भी जन्म दिया। जैसे कि पाकिस्तान के लिए भाई पाकिस्तानी राष्ट्रीयता, पाकिस्तान राष्ट्रवाद, और अगर हम इंडिया की बात करें तो भारतीयता, भारत राष्ट्रवाद। अब देखो दोनों अपने अपने राष्ट्रवाद के, दोनों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो यहां पर ये क्या है कि ना केवल हमेशा हम सबको जोड़ने का काम नहीं कर रहा है राष्ट्रवाद, कि नहीं हम सब भारतीय हैं, अरे कोई पाकिस्तानी है तो वो कह रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं, और यहां पर आप देखते हैं कि एक का हित दूसरे के खिलाफ दूसरे को नजर आता है। इसका मतलब क्या है कि ना केवल राष्ट्रीयता की भावना में दिलों को जोड़ने का काम किया, बल्कि इतने गहरे विद्वेषों को, इतनी हेट, इतनी ज्यादा नफरत और घृणा को जन्म दिया कि एक राष्ट्र दूसरी राष्ट्र की तरफ देखना पसंद नहीं करता। तो राष्ट्रवाद सिर्फ जोड़ने का काम करेगा क्या, कि तोड़ने का भी काम करेगा? तो सारे काम करेगा। तो राष्ट्रवाद की भावना, हर चीज पॉजिटिव तो नहीं हो सकती ना। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ बच्चों ने कहा, वैसे तो नोट्स देखो इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम पैराग्राफ टाइप के नोट्स हम बना ले। जैसे कि राष्ट्रवाद का परिचय हम देखते हैं कि इसमें आपके 5 पैराग्राफ्स है, ठीक है, 5 पैराग्राफ से। तो उस 5 पैराग्राफ का मूल भाव क्या है वो हम एक एक लाइन में लिख के उसको समझ लेते हैं, रेटिंग आप कर लेना। क्वेश्चन का आंसर कभी आएगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अभी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, या फिर क्वेश्चन अभी मान लीजिए मेंस में आ गया राष्ट्रवाद को लेकर, या फिर खालिस्तानियों का जो मुद्दा उठा था, तो यहाँ पर अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने लिए राष्ट्रवाद के, वो राष्ट्रवादी की मांग कर रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या उनका खालिस्तान की मांग करना सही है? तब अगर आपको आंसर लिखना हो तो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। यूज करना सीखो इन कॉन्सेप्ट को अपने मेंस आंसर राइटिंग में। राष्ट्रवाद
नेशनलिज्म। देखो, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। तो हमने देखा कि इसका जब हम एक कॉमनली एक आम राय देखें तो नेशनलिज्म की आम राय क्या हो सकती है? देशभक्ति की भावना, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज और देश के लिए बलिदान। देश के लिए बलिदान, आप यही कहेंगे ना, कुछ और भी कह सकते हो। देश के लिए बलिदान, सैक्रिफाइसिंग द कंट्री। अगर हम पिछले 2 शताब्दियों की बात करें, पिछले 200 वर्ष की बात करें, ठीक है, पिछली 2 शताब्दियों में पिछली 2 शताब्दियों की अगर हम बात करेंगे तब राष्ट्रवाद का जो अर्थ है वह काफी बदला, ठीक है। और राष्ट्रवाद को एक तरीके से एक सम्मोहन में क्या होता है कि जैसा सामने वाला कह रहा है आप वैसा ही करते जा रहे हैं, आप बिना कुछ सोचे आप वैसा ही करते जा रहे हैं, आप सब मोहित हो गए हो, आपको नहीं पता आपको क्या करना है, आपके तर्क, आपकी चीजें, आपकी बुद्धि सब खत्म है। तो एक सम्मोहन में जब हम होते हैं तो बस वही सम्मोहन एक राजनीतिक सिद्धांत है। अब राजनीतिक सिद्धांत क्यों है? एक सम्मोहनकारी राजनीतिक सिद्धांत है। पिछली 2 शताब्दी में अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद क्या है? सम्मोहन, सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत है। एक सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। कंपेलिंग पॉलिटिकल क्रीड्स है। कंपेलिंग पॉलिटिकल क्रीड्स तो ऐसे सिद्धांत के रूप में उभरा। अब ये सिद्धांत कैसा था जानते हो? इस सिद्धांत के द्वारा ये जो सम्मोहक पिछली 2 शताब्दियों में ये एक सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा जिसने जनता को जोड़ा तो जनता को तोड़ा भी। आप भारत के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर लो, दूसरे समुदाय से उसको तोड़ दो, तो जनता को ये जो जोड़ने तोड़ने का काम है ये इस भाव से हुआ है ना। तो जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की जनता की बात करें, अब देखो इस बात को समझना कि आज से जो कुछ भी हुआ वो आज से 70, 75, 80 साल पहले हुआ, लेकिन आप देखो कि आज भी लोगों के मन में कड़वाहट है। तो यहां पर ये जो कड़वाहट है वो क्या है कि जैसे कि जब आप देखेंगे कि कासिम के गांव वालों से पूछा गया कि क्या उसने सही किया, तो उसने कहा मेरा बेटा शेर था और उसने दुश्मन देश को जाके मारा। अब उस 70-80 साल के बाद भी अगर ये भाव आ रहा है किसी देश के प्रति, इसका मतलब क्या है ना। तो यहां पर हम कहें कि ये विभाजन एक ऐसा गहरा विभाजन जो कि ठीक ही नहीं होने का नाम ले रहा। पाकिस्तान को उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर आपको भी द्वेष को समझना है, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये भाव है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ कर दिया तो आपके तरह इसको तो बस बॉम्ब से उड़ा दो, न्यूक्लियर बॉम्ब लगा दो, आपको इस तरह की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहां पर क्या है बच्चों की ये जो सम्मोहककारी राजनीतिक सिद्धांत है कि जनता को जोड़ने तोड़ने का काम किया, वही देखो अत्याचारी शासन से भी मुक्ति दिलाई। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाई, है ना। भारत भारतीयों के लिए है, मुक्ति दिलाने का जो कार्य है यह भी किया। विभिन्न अगर हम विरोधों की बात करें, विभिन्न अगर हम आंदोलनों की बात करें, कटुता की बात करें, विद्वेष की बात करें, विद्वेष, घृणा, ये सारी चीजें। तो यहां पर जब सम्मोहनकारी सिद्धांत है, आपका अपना अगर कोई तर्क नहीं है, आपका अपना अगर कोई विवेक नहीं है, उसके अलावा ये सारी चीजें जो राष्ट्र है वह आपसे करवा लेगा। कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो है वह कई अच्छा एक बात और कि इसने कई साम्राज्य की जो सीमाएं हैं, साम्राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण,
साम्राज्य की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने में बड़ी भूमिका रही। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखो, ब्रिटिशर्स के लिए जो राष्ट्रवाद था वो हमारे लिए उपनिवेशवाद था। वही बात है कि दूसरा जब आप पर अत्याचार कर रहा है तो उसकी अपनी दृष्टि होती है ना। हो सकता है वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो सही काम कर रहा हूं, मुझे ईश्वर ने भेजा ये काम करने के लिए, आपको वो अत्याचार लग रहा है। तो यहाँ पर एक चीज के दो पहलू हो गए। देखना, अब देखो इस चीज को एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, और यहां पर हम इंडिया की बात करते हैं। तो ब्रिटेन के लिए इंडिया पर शासन करना क्या था? ब्रिटेन के लिए इंडिया पर शासन करना वो उसका राष्ट्रवाद था, वो उसका साम्राज्यवादी नीति का विस्तार था। तो ये ब्रिटेन का क्या था बच्चों? ये इसके लिए एक तरह से राष्ट्रवाद के अपने राष्ट्र को आगे करने के लिए, संसाधनों के लिए हम किसी को भी कुचल देंगे, एक तो ये वाला भाव हो गया। तो इसके लिए ये राष्ट्रवाद था, साम्राज्यवाद था। ब्रिटिश जो साम्राज्य का सूरज है वो कभी भी अस्त नहीं होता था, ऐसा कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है कि जहां पर दिन रहता है कहीं रात रहती है। और ब्रिटेन के जिस तरीके से उसने उपनिवेश बनाए थे वो कहीं ना कहीं उस पर दिन रहता था, इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो यहाँ पर जो इसके लिए साम्राज्यवाद था वो हमारे लिए उपनिवेशवाद था। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश के प्रभाव में, उसमें या दबदबे में, जैसे कि इंडिया ब्रिटेन के प्रभाव या दबदबे से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह के परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, बस वही उपनिवेशवाद है। जबरदस्ती आपने परिवर्तन करा दिया कि नहीं वेस्टर्न ही कपड़े पहनो, वेस्टर्न कपड़े पहनो, पश्चिमी किताबें पढ़ो, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर ये सम्मोहक कार्यक राजनीतिक सिद्धांत था। अब देखेंगे हम कि ये राष्ट्रवाद जो है कई चरणों से गुजरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये तो पहला हो गया छोटा सा कि आम, दूसरा ये हो गया। तीसरा हम इसमें देखेंगे कि राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजरा। राष्ट्रवाद कई इसके चरण रहे। स्पेशली अगर हम यूरोप की बात करें, तो देखो 19वीं सदी में जो यूरोप है वह छोटे छोटे राज्यों में बट गया। 19वीं सदी में या इसके पहले यूरोप जो है वह क्या था बच्चों? छोटे छोटे राष्ट्रों में बटा हुआ था। ठीक है, छोटे छोटे राष्ट्रों के रूप में विभाजित था और बाद में ये इसका एकीकरण हो गया। बाद में अगर ये एक ही नेशन स्टेट बन गया तो इसका मतलब क्या है कि कई चरण थे। पहले राष्ट्रवाद के नाम पर खुद को तोड़ लो, फिर राष्ट्र के नाम पर ही खुद को जोड़ लो, एक सामूहिक पहचान के नाम पर खुद को जोड़ लो, साझे राजनीतिक आदर्श और प्रक्रियाओं के आधार पर खुद को जोड़ लो। तो हम ये कह सकते हैं ना कि राष्ट्रवाद जो है कई चरणों से गुजरा। ऐसा नहीं था कि इसका बस एक ही गियर लगा रहा और बस उसी पे जो एक कॉन्सेप्ट है वह चलता रहा। ठीक है, तो राज्यों, जैसे कि हम जर्मनी व इटली के एकीकरण की बात करें या राज्य की सीमाओं का सुदृढ़ीकरण किसी भाषा संस्कृति के आधार पर कर देना, यही था। इसके अलावा हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद से ही बड़े बड़े साम्राज्यों का, केवल राष्ट्रवाद से राष्ट्र बने भी नहीं, राष्ट्रवाद से बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य का, डच, फ्रांसीसी। तो अफ्रीका और एशिया के जिन देशों पर इनके द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे, उपनिवेश या कॉलोनी बनाया गया था, उन सभी में राष्ट्रवाद की भावना जब आई, आंदोलन किया, इनको मार के भगाया। तो राष्ट्रवाद ने साम्राज्यों के पतन का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। और उस सब के पीछे अंग्रेजों भारत छोड़ो क्या भावना थी? राष्ट्रवाद। भारत भारतीयों के लिए, भारत के संसाधन भारतीयों के लिए। तो यहां पर ब्रिटिशर्स को मना किया जा रहा ना कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य का पतन और इस साम्राज्य के पतन के पीछे भावना राष्ट्रवाद की। क्लियर? आगे देखो, तो राष्ट्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण इसने किया। विभिन्न राष्ट्रों की, आज जिस तरीके से हम राजनीतिक जो पॉलिटिकल मैप देखते हैं जिसमें देश की सीमाएं बनी होती है, हमेशा से ऐसा नहीं था। तो राष्ट्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, ये भी राष्ट्र के नाम पर। तो ये है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद को अगर हम कहें कि एक कॉन्सेप्ट में इसको बता दो, बहुत ही नामुमकिन सी बात हो जाएगी। तो नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, बहुत सारी चीजें आ गई। अब आगे हम चलेंगे और राष्ट्रवाद में 3-4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद में 3-4 जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं
उसको हम देखेंगे। क्लियर हुआ इतना? तो यहां पर अब तक हमने देखा कि एक सवाल तो हमारे अंदर आ गया कि सवाल का एक जवाब हमें मिल गया कि राष्ट्रवाद मतलब एक राष्ट्र के प्रति समर्पण, अपनी सीमाओं और इन सब के लिए आपका एकदम मतलब मर मिटने वाली जो भावना है वो सब राष्ट्रवाद का हिस्सा हो गई। ठीक है, तो राष्ट्र का निर्माण क्या लोगों के द्वारा होता है? अभी भी बहुत सारे प्रश्न लेकिन बाकी है। अभी हमने केवल एक पहलू समझा है कि राष्ट्रवाद में क्या क्या जो कॉन्सेप्ट है वह आते हैं। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए हमें एक दो कॉन्सेप्ट और समझने पड़ेंगे। राष्ट्रवाद को समझने के लिए एक दो कॉन्सेप्ट हम और समझते हैं, लेकिन उसके पहले जरा इसे देखो। राष्ट्रवाद जो है के गुणों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रवाद व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है और राष्ट्र के बारे में व्यक्तियों की सोच और व्यवहार के स्तर को ऊपर उठाता है। मतलब सोच और व्यवहार के स्तर को ऊपर उठाने का मतलब कि आप अपने निजी हितों से उठकर सामने वाले के हित में भी सोच सकते हैं कि ये देश मेरा है, तो आप इस देश के भले के लिए कुछ करेंगे। आपके अंदर जिम्मेदारी का भाव आएगा, एक डेडिकेशन का भाव आएगा, अगर आप देशभक्ति या पैट्रियोटिज्म की जो भावना है वह आप में होती है। राष्ट्रवाद देश के नागरिकों के बीच में स्वतंत्र जीवन और सोच पर जोर देता है। नागरिकों के बीच में स्वतंत्र जीवन की बात करता है क्या राष्ट्रवाद प्रत्येक राष्ट्र को अपनी संस्कृति के विकास और राष्ट्र की संस्कृति और विरासत के प्रति गर्व की भावना, हम सब भारतीय हैं, ये कहते हुए शायद नहीं, डेफिनेटली आपको गर्व होता होगा। अब वहीं आप थोड़ा सा इधर उधर पैदा हो जाते, आप सोचो आप इस देश में रहकर अगर हम कहें कि मैं नेपाल से हूँ या फिर मैं पाकिस्तान से हूँ या मैं बांग्लादेश से हूँ, तो आप यहाँ रह रहे हो, अगर हम इंडियन से, तो आपके अंदर ये भावना बहुत गर्व वाली होगी। लेकिन आप अगर किसी और की राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्रवाद का जो सामूहिक पहचान है उसको कहोगे तो उतना गर्व का भाव नहीं आएगा। तो गर्व की भावना आती है, नहीं आएगी? इसका आंसर मुझे आप देंगे या आप सोचते रहिए, आपके प्रैक्टिस के लिए हो गया। तो ये था आपका नेशनलिज्म। ठीक है, अब देखो, अब हमने नेशनलिज्म से नेशन से जोड़ना है नेशनलिज्म को। आगे हमें नेशन से जोड़ना है नेशनलिज्म को, राष्ट्र और राष्ट्रवाद। राष्ट्र और राष्ट्रवाद। देखो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? केवल अगर हम राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र क्या व्यक्तिगत हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, सामुदायिक हो सकता है। देखो ये बताओ कि हम सब भारतीय हैं, ये कहने वाला एक व्यक्ति कश्मीर का हो सकता है, एक कन्याकुमारी का हो सकता है, एक अरुणाचल प्रदेश से कह रहा है तो दूसरा गुजरात के ओखा गांव से कह रहा है। याद होना चाहिए आपको, सबसे ज्यादा पश्चिमी आई थिंक है ना, देख लीजिएगा एक बार। तो यहां पर देखो बच्चों, अगर कह रहे हैं कि हम सब एक है, हम इंडियंस है, वो भी कह रहा है कि हम इंडियन है, वो भी कह रहा है हम इंडियन है, ऐसे में क्या आप एक दूसरे को जानते हो? नहीं जानते हो। तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर क्या पहचान आपकी हो सकती है? तो व्यक्तिगत स्तर पर पहचान नहीं हो सकती है ना। परिवार में हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के चरित्र को जानते हैं। जो भाई बहन 25-30 साल साथ रह लेते हैं, उसके बाद फिर वो भले अपने सेपरेट अलग अलग घर के हो जाए, सबके अपने अपने परिवार और फैमिली बन गए, बट हम अपने भाई बहन के चरित्र को, उनकी हर चीज को समझ रहे होते हैं ना, उनके वो अरे अब वो उनका अगला स्टेप क्या होगा, इस बात पर वो क्या सोच सकते हैं, सारी बातें हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। भाई बहन बहुत नजदीक होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक परिवार में आप चरित्र को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, लेकिन क्या आप एक असम का व्यक्ति तमिलनाडु के व्यक्ति का चरित्र जानता है? नहीं जानता। तो ना तो हम एक दूसरे की चारित्रिक विशेषताओं से परिचित हैं, ना ही हम एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से कनेक्ट हैं। और समुदाय की अगर हम बात करें तो कोई जनजातीय समुदाय है तो वह वंश या फिर रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है, तो क्या वो वंश या रीति, वंश से जुड़ा हो, केवल वंश देखते हैं, वो वंश या जाति से जुड़ा हुआ है, तो हम तो सब एक वंश एक जाति के भी नहीं है, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। तो ऐसे में राष्ट्र की पहचान इनसे अलग है। राष्ट्र जो है वह किससे? इन सबसे अलग है। राष्ट्र इन सबसे अलग है।
तो यहां पर लेकिन अगर आवश्यकता पड़े, अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाए या फिर किसी अन्य देश से युद्ध हो जाए या फिर कोई ऐसी आपदा आ जाए और जब जरूरत पड़े तो हम सब एक हो जाते हैं, हम सब एक हो जाते हैं। तो यहां पर हम भले व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से परिचित ना हो, है ना, तो बाकी मानव समुदाय, बाकी पारिवारिक, इन सबसे अलग होता है राष्ट्र। तो यहां हम देखेंगे कि ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, राष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से हमारे संबंधों पर आधारित नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधों पर आधारित नहीं है, लेकिन ठीक है, और ना हम एक दूसरे में लिंक भी नहीं बना पा रहे हैं कि वो हमारे ही वंश का है, हमारे गोत्र का है, हमारे जाति का है, ये सारी चीजें भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते पर आवश्यकता पड़ने पर एक हो जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर एकता के सूत्र को ढूंढ लेते हैं। और वह एकता का सूत्र क्या है कि हम एक ही देश के नागरिक हैं, एकता के सूत्र को खोज लेते हैं और एक हो जाते हैं, यही राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि राष्ट्र का निर्माण कुछ ऐसे समूह करेंगे। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, सेकंड, ये एक पोर्शन हो गया। दूसरा, तब हम देखेंगे कि राष्ट्र का जो निर्माण है वह कैसे होगा। जब हम परिवार नहीं है, हम वंश जाति इन सबसे नहीं जुड़े हैं, तब राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, तो हमारी समान भाषा, समान सामाजिक रीति रिवाज, ठीक है, हमारे एक होने का भाव, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि हमें आपस में जोड़ती हैं। तो भाषा, धर्म, जातीयता, भाषा, धर्म, जातीयता, राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा कि हम सब कैसे हैं, सहभागी हैं। तो ये जो सहभागी एक साथ आने का विचार है, हम एक ही स्कूल से पढ़े हैं, समझ रहे हो, हम एक ही स्कूल से पढ़े, ये बहुत छोटा सा भाव है। अब यही हम एक ही राष्ट्र के, एक ही देश के नागरिक हैं, सभी हम सभी को देश की रक्षा करनी चाहिए, ये सारा भाव कहाँ से आया, तो हम सब सहभागी हैं इन सभी पहचानों के। तो आपस में जोड़े, है ना, एक समूह को आपस में जोड़े, उसके लिए कई एक सूत्र हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सूत्र हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऐसी सामूहिक पहचान हो सकती है जो हमें इस बात को महसूस करा दे कि हम एक देश के नागरिक हैं। तो हम देखते हैं कि राष्ट्र जो है वह एक काल्पनिक समुदाय है। ठीक है, दिखाओ कहाँ है राष्ट्रवाद। मैं कहूँगी ठीक है, मेरे अंदर देशभक्ति का भाव है, ठीक है, मेरे अंदर देशभक्ति का भाव है, पैट्रियोटिज्म का भाव है। दिखाओ, दिखा सकते हो, दिखा सकते हो, आप कितने भारतीय हैं, दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर हम क्या है कि एक काल्पनिक राष्ट्रवाद, देखो सीमाएं दिख रही हैं वो बात अलग है, लेकिन हम सबको जोड़े हुए हैं कि हम इंडियन से, वो तार दिख नहीं रहा, तो काल्पनिक है, एक इमेजिनरी हम कह सकते हैं, है ना। एक क्या हो गया बच्चों, काल्पनिक हो गया कि एक काल्पनिक समुदाय है। राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय है, राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय है जो सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं से बना हुआ होता है। हमारे सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं व कल्पनाओं से बना होता है। अब लेकिन देखो, राष्ट्र और राष्ट्रवाद को जो बांध ले, कोई एक ऐसी चीज नहीं है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद को बांधने के लिए हमारे सामूहिक विश्वास, आकांक्षाएं और ये सारी चीजें बच्चों अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या बांधेगा, सामूहिक विश्वास और आकांक्षा और कल्पना। तो राष्ट्र निर्माण का पहला जो एक आपका आधार हुआ वह आपका साझा विश्वास, शेयर्ड बिलीफ्स, पहली बात। तो हमें बांधने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ आधार हैं।
दूसरा, विश्वास के बाद है कि हमारा इतिहास एक जैसा है, हम इतिहास से खुद को जोड़ लेते हैं, हम राजनीतिक आदर्शों से खुद को जोड़ लेते हैं। साझे राजनीतिक आदर्श व पहचान एक ही साथ पढ़ लेंगे, ठीक है, व पहचान। और भू क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर इस भू क्षेत्र में नहीं हैं तो आप उसको महसूस भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी आकांक्षाएं, कल्पनाएं और सामूहिक विश्वास है जो हमें राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं। अब एक एक करके इन सबको हम समझते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो, जैसे कि जब हम साझे विश्वास की बात करते हैं, ये हो गया, लिखते जाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हम यहां पर राष्ट्रवाद के 4-5 आधारों की बात करते हैं। राष्ट्रवाद में कुछ आधारों की बात करेंगे, ठीक है, किस आधार पर हम एक दूसरे को भारतीय मान रहे हैं, आपस में हम जुड़े हुए हैं। तो पहली बात हम साझा इतिहास की कर ले, शेयर्ड बिलीव्स, साझा विश्वास, इतिहास बाद में, साझा विश्वास। साझा विश्वास, ठीक है। चलो अब देखो, साझा विश्वास क्या कहता है। पहला है कि राष्ट्र विश्वास के जरिए बन रहा है ना, जैसे कि राष्ट्र पहाड़, नदी या भवनों की तरह नहीं है जिसे हम देख सके या स्पर्श कर सके। राष्ट्र को स्पर्श कर सकते हो, इस भावना को स्पर्श कर सकते हो, छू सकते हो, नहीं छू सकते। तो ये क्या है, ये कल्पनाओं से बन गया है ना, ये हमारी आकांक्षाओं से बन गया। तो हम देखेंगे कि बेसिकली ये इन सब चीज़ों से स्वतंत्र एक ऐसा भाव हो सकता है जब आप किसी एक जगह के लिए, आप किसी अपनी एक सामूहिक पहचान के लिए जो विश्वास है, ठीक है, उसे आप एक आधार बनाएं। जैसे कि हम देखें कि हम देख नहीं सकते लेकिन ये सामूहिक पहचान और दृष्टि है। साझा विश्वास क्या है? साझा विश्वास मतलब एक सामूहिक दृष्टिकोण, एक सामूहिक पहचान, सामूहिक पहचान व दृष्टिकोण जिसका स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व हो, स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व हो। राष्ट्र किसे कहेंगे? जिसका स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व। राजनीतिक अस्तित्व है नहीं, कैसे हम उसको राष्ट्र कहेंगे? या बेसिकली हम ये कहें कि राष्ट्र की तुलना क्या एक टीम से की जा सकती है, जैसे कि आप क्रिकेट टीम की बात करें, लेकिन अगर वह टीम टूट गई तो वो टीम कहाँ बची? फिर टीम नहीं हो गई, फिर अलग अलग व्यक्ति हो गए, है ना, अलग अलग फिर क्या हो गए? व्यक्ति हो गए। जैसे कि आप मुट्ठी, जब तक आपने इसको बंद नहीं कर रखा तब तक आप इसे मुट्ठी नहीं कह सकते, आप एक दो इस तरह से आप फिंगर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये है कि हम बेसिकली हमारे जो विश्वास है ठीक टीम की तरह है कि अगर हम इस विश्वास को तोड़ दें, हम अपनी सामूहिक पहचान को खो दें, हम कहें कि नहीं हम इंडियंस नहीं है, तब आप क्या हो? तो व्यक्तिगत स्तर पर फिर हम टूट जाएंगे। तो यहाँ पर एक टीम का टूटना है ना, तो यहाँ पर फिर टीम से हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि अगर ये टूट गई तो राष्ट्र का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इसका मतलब एक राष्ट्र का अस्तित्व कैसे है? जब तक हम सामूहिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्र का जो अस्तित्व है, राष्ट्र का जो अस्तित्व है वह तभी है जब एक दूसरे पर विश्वास हो। राष्ट्र का अस्तित्व कब है? जब एक दूसरे पर विश्वास हो, ठीक है। तो साझा विश्वास ये हमें जोड़ता है कि हम सब एक हैं। साझा विश्वास पहली बात हो गई, शेयर्ड बिलीव्स। अब देखो इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इतिहास। दूसरा पॉइंट क्या है? हिस्ट्री, इतिहास। अब इतिहास में देखो, इतिहास हमसे क्या कहते हैं? जैसे कि हम सबका एक जो इतिहास है वह एक जैसा रहा, ठीक है। स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना है हम सबके बीच में, हमारा एक स्थायी ऐतिहासिक पहचान है। राष्ट्रवादियों का मानना था
कि भारत राष्ट्र अस्तित्व में आज नहीं बल्कि कई हजार वर्षों से रहा। तो हम राष्ट्र के रूप में खुद को बहुत पहले से देखते हैं कि ये ऋषि मुनियों वाला देश है ना। तो यहाँ पर एक स्थायी ऐतिहासिक पहचान की हम भावना रखते हैं। हमारी साझी स्मृतियां हैं, हमारी यादें कैसी है, साझी है, जैसे कि विश्वास साझा है, साझी स्मृतियां हैं, साझे अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख की बात कर लो, चलो साझे अभिलेख है अशोक या फिर किसी के भी अभिलेख की बात कर ले, तो ये हमारा इतिहास है। ये किसी एक व्यक्ति किसी समुदाय का इतिहास नहीं है, ये भारतवर्ष का इतिहास है। तो यहाँ पर साझी हमारे ऐतिहासिक पहचान, साझी स्मृतियां, साझे अभिलेख, ठीक है। तो जैसे कि भारत के राष्ट्रवादियों का क्या दावा था कि भारत राष्ट्र के रूप में आज नहीं, ब्रिटिशर्स के समय ये दावा किया गया कि आज हम राष्ट्र की मांग नहीं कर रहे बल्कि पहले भी ये राष्ट्र हुआ करता था। तो भारत के राष्ट्रवादियों का दावा, भारत के राष्ट्रवादियों का दावा क्या था कि भारत बतौर सभ्यता, है ना, अगर हम सभ्यता की बात करें तो पुरानी बहुत जो पुरानी सभ्यताएं रही उसमें से भारत एक था। तो भारत सभ्यता में के रूप में भारत का लंबा और अटूट इतिहास रहा, लंबा व ऐसा इतिहास जो कि कैसा है, अटूट है, ठीक है। तो सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता इसकी बुनियाद है। भारत सभ्यता, हम गर्व करते हैं कि भाई हम इंडियंस हैं। विश्व में अगर हम देखें तो इंडियंस को सभ्यता और उनकी परंपराओं के लिए जाना जाता है। पॉजिटिव वे में बात करूँ, नेगेटिव नहीं, वरना आप सभी गिनाने लग जाएं कि मैम नेगेटिव बहुत सारी बातें हर एक समाज में है। सो यहाँ पर सभ्यता मूलक निरंतरता, सभ्यता मूलक निरंतरता और सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता, ये क्या है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान है, ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया को याद कर लो। इतिहास में डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की। इस बुक का एग्जाम्पल मैं आपको यहां लिख देती हूं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू की बुक थी, इस बुक में लिखा हुआ है कि विविधता हमारे समाज में है, लेकिन विविधता के साथ साथ एकता हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनेकता में एकता हिंदी की विशेषता है ना। तो यहाँ पर विविधता और एकात्मकता है, और युगों युगों से जो भारत है उसने इन दोनों चीज़ों को एक तरीके से जोड़े रखा। तो ये इतिहास की बात हो गई। अब तीसरी बात है कि भू क्षेत्र की हम बात कर लें, ठीक है। तीसरी जो चर्चा है वो हम किसकी कर लेते हैं, भू क्षेत्र की कर लेते हैं। चलो दो चर्चाएं हो गई, भू क्षेत्र है, अब तीसरी चर्चा। छोटा सा टॉपिक है ये तो, कि हम एक टेरिटोरी के साथ खुद को जोड़ लेते हैं कि हम अपने बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, अगर वह हमारे राष्ट्र का हिस्सा नहीं होता या फिर हमने उसको इकाई के रूप में नहीं माना होता, हम क्यों अपनी एक इंच भी जगह नहीं देंगे। ये सारी बातें क्या है, 1 इंच जगह नहीं देंगे। सोचो 1 इंच कितना होता होगा, 1 इंच भी जगह ना देना। तो ये भाव कहाँ से जुड़ गया, राष्ट्रवाद। तो हम देखेंगे कि भू क्षेत्र मतलब खास भौगोलिक क्षेत्र से आपने अपनी पहचान जोड़ ली, खास एक भौगोलिक क्षेत्र से। केवल इंडिया को इंडिया के मैप की तरह देखते हो या खुद को उसकी दावेदार मानते हो कि ये पूरी जगह मेरी है, ये पूरी जमीन मेरी है। जमीन विवाद देखो कितनी बड़ी बात होती है, जमीन विवाद कितने एक बहुत बड़ा इशू माना जाता है जमीन विवाद होना। 1 इंच भी आप जगह पड़ोसी को देने तैयार नहीं है ना। तो हम देखेंगे कि खास भौगोलिक क्षेत्र से आपने अपनी पहचान को जोड़ लिया। सामान्य तौर पर हम देखें कि इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहा जाता है, भारत माता,
मातृभूमि या पितृभूमि के रूप में अपनी जगह, अपने क्षेत्र से भावनाओं को जोड़ देना। ठीक है, भारत माता की रक्षा करनी है, हमें हमारी माँ बुला रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कि आपने खुद को उस भौगोलिक क्षेत्र से इतना कनेक्ट कर लिया, अब वो आपके लिए सिर्फ जमीन की बात नहीं रही, आप उसके दावेदार हैं, आप हक है आपका उस जमीन पर। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो भू क्षेत्र है कि आपकी पहचान, इवन आपके नहीं बहुत सारे राष्ट्रों की अगर हम बात करें, उन्होंने अपनी पहचान को, उन्होंने अपने साझी पहचान को एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ लिया और लंबे समय तक साथ साथ रहने के कारण उस जमीन जो है, उस जमीन, उस भौगोलिक क्षेत्र से उनकी साझा इतिहास, साझा विश्वास बन गए। साझा इतिहास, साझा विश्वास बन गए। उन्हें ये महसूस होने लगा कि हम इसका एक अभिन्न अंग है, हम इसका एक हिस्सा हैं। ठीक है, क्लियर है? तो लोग कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि, आपने गरियसी, आपने संस्कृत में एक बेसिकली एक सुना होगा इस लाइन को। तो आप देखेंगे कि जननी जन्मभूमि की जब बात की जाए तो उसे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो ये भाव क्या है आपका? राष्ट्रवाद। ठीक है, साझे राजनीतिक आदर्श, चौथा, साझे राजनीतिक आदर्श। तो हमने जो आदर्श अपनाए राजनीतिक रूप से, क्या ये जो आदर्श है वह अलग अलग है या फिर एक है? जो हमने आदर्श अपनाए क्या वो अलग अलग है या वो एक है? तो हमारे राजनीतिक आदर्श कैसे हैं? एक जैसे हैं, है ना? तो यहां पर हम देखेंगे शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज, कि लोगों में एक होने का बोध पैदा करा दे कि भविष्य के लिए क्या नजरिया होगा और स्वतंत्र राज्य बनने के रूप में हमारा भविष्य में क्या अस्तित्व होगा। तो हमने जैसे खुद को एक लोकतांत्रिक राजनीतिक आदर्श, क्या है? लोकतंत्र। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हम एक लोकतंत्रात्मक देश है। ठीक है, हमने अपने लिए किस आदर्श को चुना? कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से सभी इस आदर्श को मान रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि यहां पर जैसे कि लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, उदारता है। लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, उदारता है। तो ये सब क्या है? ये हमारे साझे राजनीतिक आदर्श हैं। तो हमारी लोकतंत्र में जैसे कि हमारी साझी प्रतिबद्धता है ना, हमारे जो कमिटमेंट है वह भी एक जैसे कि हम सभी कमिटेड है कि नहीं, सभी को राइट टू वोट दो, तो सभी के लिए जस्टिस होना चाहिए, सोशल जस्टिस की बात हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी साझी प्रतिबद्धताएं हैं और हम केवल अधिकार नहीं, हम एक दूसरे के नागरिक, एक नागरिक दूसरे नागरिक के प्रति अपनी जिम्मेदारी और दायित्व का बोध भी रखता है। तो यहाँ पर साझी प्रतिबद्धताएं हैं, साझी कि हम सभी प्रतिबद्ध हैं, वो वाली प्रतिबद्धता है ना, कमिटेड। साझी प्रतिबद्धताएं हैं और नागरिक दायित्व और जिम्मेदारी का जो बोध है वह भी राष्ट्र हमें कराता है। ठीक है, और इसमें पांचवा और अंतिम है राजनीतिक आदर्शों के साथ साथ हमारी राजनीतिक पहचान भी है। साझी राजनीतिक पहचान, है ना, साझी राजनीतिक पहचान। साझी राजनीतिक पहचान। जैसे कि हमने जब सिटीजनशिप की हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, तब हमने सिटीजनशिप में देखा था ना कि हमें एक कलेक्टिवली आइडेंटिटी, हमें सामूहिक एक राजनीतिक पहचान है हमारी नागरिकता, है ना। जैसे कि कोई कह रहा है कि मैं जर्मनी का हूँ, कोई कह रहा मैं फिलिस्तीनी हूँ, हम कहते हैं हम भारतीय हैं। तो ये आपकी कलेक्टिवली एक तरीके से बेसिकली पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है। तो साझी राजनीतिक पहचान, तो समान भाषा, समान रीति रिवाज, समझ में आ रहे हैं नोट्स? समान भाषा। जो बच्चे बिना क्लास देखे और किसी ने ये कह दिया कि नोट्स से सब समझा रही, किताब थोड़ी दे रही हो, कुछ सीमाएं होती हैं भाई, नोट्स की भी, क्लास नोट्स की कई सीमाएं होती हैं
क्लास नोट्स आपको हेल्प करता है जब आपने क्लास देखी हो। विदाउट क्लास देखे और केवल नोट्स पढ़ने के बेस पे ये कह दो कि नोट्स समझ में नहीं आए, हो सकता है मैंने यहाँ का कोई पॉइंट छूट गया हो, मैंने यहाँ लिख दिया हो, कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा वो बच्चे जिसने क्लास नहीं देखी। क्लास देखो, जब तक क्लास नहीं देखोगे कैसे ये आपका शिकायत कर देना कि नोट्स समझ में नहीं आ रहा, उसके पीछे यही एक रीजन है कि आपने क्लास नहीं देखी। बच्चे क्लास देखोगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी, क्लास देखोगे तो नोट्स हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि साझी राजनीतिक पहचान है, जैसे कि हमें कोई हमारे जैसी भाषा बोल रहा है, हमें वो अपना लगने लगता है। अच्छा बुंदेलखंड के हो, कोई आगे पीछे जा रहा है, उससे पूछे बुंदेलखंड से हैं आप भी, मतलब हो सकता है पड़ोस में रहते हो तो ना पूछता हो, पर कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ उसको भाषा से लग जाए तो हमें वो अपनापन का एहसास होने लगता है। तो भाषा, संस्कृति, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें राष्ट्रवाद या फिर विश्वास या कोई सामाजिक रीति रिवाज ऐसा हो जो कि हमें आपस में जोड़ दे। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक जैसे त्यौहार मनाते हैं तो समान भाषा है, संस्कृति है, सामाजिक रीति रिवाज हैं, ये हमें आपस में जोड़ते हैं, तोड़ने का भी काम करते हैं। पहले जोड़ने की बात कर ले फिर तोड़ेंगे। सामाजिक रीति रिवाज, हम समान मौकों पर छुट्टियां चाहते हैं कि होली की दे दो, दिवाली की दे दो, ईद की दे दो, क्रिसमस की दे दो। तो त्योहार हो सकता है एक समुदाय मनाए दूसरा समुदाय ना मनाए, लेकिन फिर भी हम समान मौकों पर अपने त्योहारों के लिए जो छुट्टियां हैं उसकी आकांक्षा रखते हैं अपने देश में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग सांस्कृतिक, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग प्रतीक धारण करते हैं। ठीक है, अलग अलग उनकी आस्थाएं होती है, कोई हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है तो कोई हथेलियां खोलकर दुआ मांगता है। तो यहाँ पर अलग अलग एक तरीका होता है अपनी प्रार्थनाओं को करने का तरीका, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को मानने का तरीका। लेकिन ये हमेशा, अब देखो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, क्या हमेशा संस्कृति में सांस्कृतिक विविधता होना एक एकता का कारण हो सकता है? केवल पॉजिटिव है कि नेगेटिव भी है? डेफिनेटली ना, नेगेटिव भी है। सांप्रदायिक दंगे देख लो, बहुत छोटी सी चिंगारी चाहिए होती है, आजकल तो एक ट्वीट, एक कमेंट, एक छोटा सा वीडियो, जाने कितने लेवल पे दंगे जो है वह भड़का दे। छोटी सी चिंगारी से कितने तरह के दंगे आज तक आप देख चुके, इस तरह के सांप्रदायिक दंगे। कभी धार्मिक जुलूस निकले तब तो कह रहे ही क्या है, उससे अच्छी स्थिति बनी नहीं सकती दंगे कराने की। तो यहाँ पर साझी राजनीतिक पहचान की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि विभिन्नता हमेशा अच्छी नहीं होती। विभिन्नता, और एक प्रश्न के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट छोड़ जाएगा, विभिन्नता हमेशा अच्छी नहीं है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों? जैसे कि हम देखें कि किसी एक जगह पर अल्पसंख्यक लोग भी हैं, आपने राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर एक अलग राष्ट्र की तो बात कर ली, लेकिन उस राष्ट्र में ज़रूरी तो नहीं कि एक ही धर्म या समुदाय के लोग हों। ऐसे में जो अल्पसंख्यक है वो कुछ ऐसी स्थितियों में जीते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि विभिन्नता हमेशा अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर हम अल्पसंख्यकों की बात कर लें। अब देखो, अगर आप राष्ट्र मांग रहे, वही बात है कि अपने लिए स्वतंत्रता मांगना और दूसरे की छीन लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अल्पसंख्यक जो है, अब ये भी तो इनका भी राष्ट्रवाद है ना, कि ये मांग रहे हैं कि हमें खालिस्तान दे दो। अब देखो उस चीज से जोड़ना, उस चीज को हर तरफ से सोचना। अब क्या कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है, आप उसको किस आधार पर गलत बोलोगे? आपको तो राष्ट्रवाद की परिभाषा ही नहीं पता। अरे परिभाषा तो ठीक है, परिभाषा फिर भी एक कॉन्सेप्ट है, आपको उसके डायमेंशन से नहीं पता, कैसे बताओगे कि राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट के आधार पर खालिस्तानियों की मांग कितना सच है? और अगर आपको उनको सही ठहराना है या गलत ठहराना, तो उसके लिए आपके पास कुछ एक तर्क तो हो, कोई कॉन्सेप्ट तो हो, तब तो आप उसको बताओ। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि हम अल्पसंख्यकों की राष्ट्र की मांग करें कि ठीक है, एक बहुसंख्यक जो राष्ट्र है वह अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन क्या सब खुश हुए थे? सबने कहा कि नहीं अब तो हिंदू राज आएगा। अभी भी यूसीसी पर ऐसे ही बातें चल रही हैं। तो ऐसे में अल्पसंख्यकों का राष्ट्रवाद के लिए डिमांड करना कितना सही है, कितना गलत? अगर आपने राष्ट्रवाद की मांग की तो उनके लिए वो राष्ट्रवाद है, मे बी ये सही हो सकता है ना। अगर एक बड़े क्षेत्र के लिए आपने राष्ट्रवाद के आधार पर किसी दूसरे से आजाद कराया, तो अब एक छोटा क्षेत्र अगर राष्ट्रवाद के नाम पर खुद को अलग करना चाहता है, अलग देखना चाहता है, तो वो भी तो राष्ट्रवाद है। तो अगर आप अपने राष्ट्रवाद का समर्थन कर रहे हैं तो उनके राष्ट्रवाद, उनकी आकांक्षा, उनके इच्छाओं का भी समर्थन करो। अब इसका नेगेटिव देखो,
अब एक राष्ट्र अगर हम हैं तो एक लोकतंत्र में हमारे देश के संविधान में इस चीज को बड़े अच्छे से सॉल्व करने का तरीका दिया हुआ है और उसमें बताया कि हम उदारता के आधार पर ऐसे लोगों को आप स्वायत्तता का मौका दे सकते हैं, उदारता दिखाएं लोकतंत्र में और इस तरह के मुद्दों को सॉल्व कर ले, बस हो गया। तो हमने यहां पर क्या बात की फ्रेंड्स, हमने यहां पर बात की कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के लिए शेयर्ड बिलीफ, साझा इतिहास, साझा विश्वास, साझा इतिहास, साझे राजनीतिक पहचान। साझी राजनीतिक पहचान में हमने अल्पसंख्यक और राष्ट्रवाद वाला ये जो मुद्दा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साझे राजनीतिक आदर्श होने चाहिए और यहाँ पर एक भू क्षेत्र जिसे हम मातृभूमि या पितृभूमि के नाम से जानते हैं। तो ये 5 हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद हो गया। अब हम बात करेंगे नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन बताओ। राष्ट्रवाद के अवगुणों के बारे में विचार कीजिए। लोगों के अपने स्वयं के राष्ट्रवाद को क्षेत्रों से परे विस्तारित करने का लालच के कारण राष्ट्रवाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, पहला और दूसरा विश्व युद्ध। अच्छा देखो, आज एक होमवर्क भी देती हूँ, पहला और दूसरा विश्व युद्ध पूरा अच्छे से पढ़ लेना। आपको ये दोनों ही जो है वह पढ़ना पड़ता है अपने मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो इसको आज पढ़ लेना, ठीक है, निपटा लेना, चाहे स्पेक्ट्रम से या फिर एनसीईआरटी से, विपिन चंद्रा से। तो स्वयं के राष्ट्रवाद के क्षेत्रों के परे, जैसे कि अगर ब्रिटिश अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है तो वह अफ्रीका, एशिया, इन सबके जो इस तरह के देशों पर कब्जा कर रहा है, तो अपने राष्ट्रवाद का विस्तार, तो आप तो साम्राज्यवाद कर रहे थे, दूसरे के लिए उपनिवेशवाद हो गया। तो आपका सोचने का तरीका, ठीक है, आप शासन कर रहे हैं, दूसरा खुद को शासित नहीं शोषित मान रहा है, तो वो उसका अपना विचार हो गया। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, डेफिनेटली ये परिणाम था। राष्ट्रवाद सत्ता के दुरुपयोग करता है, जो अमीरों को अधिक अमीर, गरीबों को अधिक गरीब बनाता है, अमीर और गरीब के बीच खाई पैदा करता है। ये हो सकता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर एक वर्ग को लाभ मिल जाए, दूसरे को ना मिले, अल्पसंख्यक जो है वह असुविधाजनक और बदतर हालत में जिए, हो सकता है अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ जाए। राष्ट्रवाद के नाम पर अब बाकी बातें तो कर रहे हो, पर समानता की बात कहाँ करते हो? जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त क्या कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया था, जो कि ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उनके द्वारा ये कहा गया था कि अब हम एक ऐसे दो राहें पर चले कि एक रास्ता हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी का तो मिल गया, राजनीतिक समानता तो हमें मिल गई, लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक जो इक्वलिटी है वो हमें नहीं मिली, वो अनइक्वल ही रह गया, है ना। तो यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच की खाई पैदा कर रहा। पूंजीवादी देशों के द्वारा गुलाम देशों के विरुद्ध राष्ट्रवाद का प्रयोग किया जा सकता है। क्या होना चाहिए इसमें सही? ये क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ देती हूँ, आई होप समझ में तो आ ही रहे होंगे, ठीक है। चलो, सोचना इन क्वेश्चंस पे, सोचना, कुछ चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए। नेशनलिज्म एंड नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, राष्ट्र आत्मनिर्णय, बाल विवाह को खत्म करना क्या सही कदम था? सती प्रथा को खत्म करना क्या सही कदम था? लेकिन उसके बाद भी कुछ महापुरुषों के द्वारा, जिन्होंने काफ़ी अच्छे विचार दिए, आप ये नहीं कह सकते कि उनके विचार अच्छे नहीं थे, पर उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। चाहे शारदा एक्ट की बात करें, चाहे बाल विवाह खत्म करने की बात करें, विधवा पुनर्, सबको पता है सोशल लेवल है, सबको पता है कि ये गलत था। लेकिन जब अंग्रेजों ने उसमें सुधार कर लिया तो हमें दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि जो इस देश में सुधार हो वह भारतीयों के द्वारा हो, अंग्रेजों के द्वारा सुधार ना हो। मतलब अच्छी चीज़ भी हम नहीं चाह रहे कि हमारी कोई बुराई है, हमें उस बुराई के साथ रहने दो, हमें उससे अलग मत करो, उससे हमें कोई अलग करेगा तो वो भारतीय ही होगा, कोई और अलग हमें उससे नहीं कर सकता। ये बात उसमें कही गई, ठीक है। तो इस बात के पीछे क्या था? इस बात के पीछे था, जैसे कि जब संविधान निर्माण की बात आ गई तो ऐसा तो था नहीं कि ब्रिटिश सक्षम नहीं थे, उनके यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा था। पर हमें क्या था कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, अगर आप संविधान सभा बनाओ, तो वो संविधान सभा उसमें भारतीय ही होने चाहिए। सामयिक कमीशन का विरोध क्यों किया? आप अगर भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए मिशन भेज रहे हो, उसमें इंडियंस भी तो हों, तो अगर सुधार भारतीयों के लिए है तो वो भारतीयों के द्वारा होना चाहिए।
ठीक है, अगर भारतीयों के लिए तो भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्णय। हम खुद निर्णय लेंगे कि हम किस तरफ जाना चाहेंगे। तो यहां पर राष्ट्र क्या है? आत्मनिर्णय का एक विचार है, राष्ट्र स्वयं के लिए। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अगर हम एक समूह की बात करें, एक सामाजिक समूह, एक देश में कई सामाजिक समूह हो सकते हैं, नहीं हो सकते, सामाजिक समुदाय। और यहां पर हम राष्ट्र की बात करें वर्सेस राष्ट्र, तो सामाजिक जो समुदाय है ये अपने लिए मांग नहीं कर सकता आत्मनिर्णय की। ये थोड़ी ना मांग कर रहा है कि नहीं हमें अपने हिसाब से चलने दो, हम अपने नियम, अपने संविधान, अपना झंडा सब कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये आत्मनिर्णय नहीं मांग सकता, लेकिन राष्ट्र अपने लिए आत्मनिर्णय मांगता है। तो राष्ट्र ये चाहता है अन्य देशों से, राष्ट्र अन्य देशों से क्या मांग रखता है कि उसमें हस्तक्षेप ना किया जाए और आत्मनिर्णय का अधिकार हो। जब अंग्रेज थे तब वह भी तो निर्णय ले रहे थे, तब हमें क्या दिक्कत थी कि हमें खुद आत्मनिर्णय करना है। तो एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास क्या नहीं। अच्छा देखो, राष्ट्र के रूप में अगर आप ये कहो कि एक भूक्षेत्र जो है वह राष्ट्र माना जाए, सुनिएगा इस बात को, राष्ट्र अगर हम ये कहें कि एक भूक्षेत्र को राष्ट्र माना जाए, तो जब अंग्रेज थे तब भूक्षेत्र था नहीं, हवा में रहते थे क्या? तब भी हमारे पास टेरिटोरी थी, ज्यादा विस्तारित थी। ये सब बाद में हुआ कि पाकिस्तान और बाकी बांग्लादेश और बाकी सब। पॉपुलेशन नहीं थी क्या? कम थी, पर थी, पॉपुलेशन भी थी। फिर भी हमारे पास ऐसा क्या नहीं था कि हम खुद को एक राष्ट्र नहीं कह सकते थे? संप्रभुता नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी, हम सोवरेन कंट्री नहीं थे। संप्रभुता का मतलब होगा अपने अंदर, अपने अंदरूनी और एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स के लिए जो निर्णय है वो खुद ले लेना, अपने ही बूते पर लेना, किसी और से, किसी और का हस्तक्षेप ना हो और हम सभी निर्णय करने में सक्षम हो, वही हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि जब हम आत्मनिर्णय की बात करेंगे कि कोई सामाजिक समुदाय या जो समूह है वह आत्मनिर्णय की इच्छा या मांग नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्र है वो आत्मनिर्णय का अधिकार रखता है शासन करना व भविष्य निर्धारित करना, शासन करना व भविष्य का निर्धारण का जो अधिकार है वह रखता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो देश है उनसे ये आशा रखता है कि वो एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में, एक पॉलिटिकल एंटिटी या राजनीतिक इकाई के रूप में उसको मान्यता दें। जैसे कि आप देखेंगे कि ताइवान खुद को अलग कंट्री कह रहा है, लेकिन क्या अमेरिका उसको स्वायत्तता, अमेरिका उसको एज अ कंट्री इन्वाइट कर पाता है? चाइना वहाँ पे गुस्सा हो जाता है। या फिर क्या भारत उसके साथ वैसे संबंध बना, अगर आप संबंध ताइवान से बनाओगे तो उसमें चाइना को बड़ी समस्या हो जाएगी। तब ऐसे में हम क्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय देश जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाकी राष्ट्रीयताएं हैं, वो आपको एक राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र एक राजनीतिक एक इकाई के रूप में माने, ऐसा राष्ट्र चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये दावा करता है कि उसको आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो एक स्वतंत्र राज्य बनना और राज्य की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता व पहचान का दावा ये राष्ट्र करता है। ठीक है, लेकिन एक सामाजिक समूह नहीं कर सकता। एक बात हो गई। अब दूसरी बात देखो कि अगर हम 19वीं सदी की बात करें, तब यहाँ पे एक राष्ट्रवाद चल रहा था यूरोप में, उसका आधार था, 19वीं सदी की बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद का आधार था एक संस्कृति एक राज्य। ठीक है, 19वीं सदी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम यूरोप में एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता थी। एक संस्कृति एक राज्य। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग देशों ने अपनी बाउंड्रीज जो है वह राष्ट्रवाद के नाम पर बनाई, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल था ही नहीं। अच्छा ये बताओ, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब ऐसा पॉसिबल था कि सारे हिंदू भारत में आ जाएं? क्योंकि वह कौम के आधार पर, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर अलग हो रहा है कि सभी इस्लाम के लिए जो है वह पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए। ऐसा पॉसिबल हो पाया था कि क्या भारत में आज भी 11% मुस्लिम हैं? तो प्रॉपर ऐसा पृथक्करण हो सकता है। गांधी जी का विरोध क्यों किया गया था? या आप देखते हैं कि नाथूराम गोडसे के द्वारा
गांधी जी की हत्या कर दी गई, तो उसके पीछे क्या विचार था कि यहाँ पर गांधी जी सद्भाव की बात कर रहे हैं, वह हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, और जो हिंदू और बाकी कट्टर लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि नहीं हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता कि आप किसी एक राष्ट्र में एक ही संस्कृति या एक ही धर्म के लोग बसा सकें। भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले फॉलोअर्स हैं, 1600 से ज्यादा लैंग्वेज है, 1000 से ज्यादा 100 से ज्यादा डांस फॉर्म्स हैं, 1000 नहीं 100। तब ऐसे में कह सकते हैं क्या कि यूरोप में जो देश बटे कि नहीं, यहाँ पे अगर ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, तो इसमें इस कम्युनिटी के लोग, इसमें इसका, ऐसे तो पूरे विश्व का ही कितना बड़ा संकट हो जाएगा कि मतभेद इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ करती है तो विश्व स्तर पर एक युद्ध छिड़ जाएगा, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, चलो राजनीतिक छोड़ दो, धर्म के आधार पर। हिटलर ने क्या किया था कि धर्म के आधार पर ही, पंथ जाति के आधार पर ही लोगों को ढूंढ ढूंढ के गैस चैम्बर में भर के मार डाला। ये सारी चीजें क्या हैं? सांप्रदायिक दंगों में एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म को मारना, ये सारी चीजें क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कट्टरता नहीं हो सकती। तो जब यूरोप ने एक संस्कृति एक राज्य की बात की ना, इसकी मान्यता पर जोर दिया, और यहाँ पर वर्साई की संधि होती है, छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आते, सीमाओं में बदलाव होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यूरोप में इस समय में सीमाओं में बदलाव हुआ था ना, सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ, लेकिन इसमें ये संभव नहीं हो पाया। सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ पर संभव नहीं था कि एक संस्कृति, एक समुदाय, एक राष्ट्र हो जाए। एक संस्कृति, एक राष्ट्र हो, ये संभव नहीं हो पाया। ठीक है। अब लेकिन हाँ, हम ये देखेंगे बच्चों कि एक राज्य में एक नस्ल के लोग हैं, एक से ज्यादा नस्ल या जाति के लोग हैं, लेकिन एक नस्ल उसमें अल्पसंख्यक है, और अगर वह अल्पसंख्यक है भाषा के आधार पर, संख्या के आधार पर, तब उस समुदाय को नुकसानदेह स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं वो नुकसानदेह परिस्थितियों में भी रहे। इसके अलावा एशिया, अफ्रीका और औपनिवेशिक की हम बात करें, एशिया, अफ्रीका, एशिया और जो अफ्रीका के काफ़ी देश थे जो कि गुलाम रहे, ब्रिटिशर्स के उपनिवेश रहे, तो इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अगर प्रभुत्व का अगर इन्होंने निर्णय लिया, राष्ट्रवाद इसके पीछे एक धारणा थी, है ना। तो यहाँ पर अगर स्वतंत्रता संघर्ष हुए तो इस स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे क्या भावना थी? स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे भावना थी, धारणा थी किसकी? राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद की ही वह धारणा थी जिसने इतने जो संघर्ष है वह कराए। और ये सब क्या चाह रहे थे? आत्मनिर्णय चाह रहे थे। ये चाहते थे हम अपना डिसीजन खुद लें, ये आत्मनिर्णय की बात कर रहे थे, और इनका लक्ष्य था सम्मान व समानता। नस्ल के आधार पर अंग्रेजों ने जो व्हाइट ब्लैक कर रखा था उसको ठीक करना, सामूहिक हितों की रक्षा करना, सामूहिक हित को वरीयता, न्याय की बात करना, ये सारे लक्ष्य रखे। ठीक है। विभिन्न औपनिवेशिक जो देश आज़ाद हुए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट में ये जो राष्ट्रवाद है वो हमारे लिए एक विरोधाभास छोड़ जाता है। राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यक, राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यकों के बीच में ये जो विरोधाभास है ये एक टॉपिक है। ठीक है। इसको पढ़ने की कोशिश करना, ढूंढना, इसको थोड़ा, ज़रूरी नहीं जितना पढ़ा रही उतना ही पढ़ना, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझना। राष्ट्रवाद के बारे में कुछ लोगों के विचार ज़रूर पढ़ना। जैसे कि राष्ट्रवाद की जब हम बात करेंगे, आपका लास्ट टॉपिक बचा है राष्ट्रवाद और बहुलवाद, जिसमें आपको आंसर मिलेगा राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यक का। ठीक है। और इसके पहले देखो, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल जो है वह नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद कभी हमारी आखिरी मंजिल रहा हो। आई विल नॉट बाय ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड। मैं शीशों की कीमत पर हीरा कभी नहीं खरीदूंगा। यहाँ पर शीशे का मतलब है देशभक्ति और हीरे का मतलब है मानवता। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद मतलब अंधभक्ति की बात रविंद्रनाथ टैगोर नहीं करते। आपको पता होगा कि जब आप गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में
जैसे विचारों का मतभेद जब पढ़ते हैं तो गांधी जी बिल्कुल पूरे तरीके से पश्चिमी जो सभ्यता थी उसका विरोध करते थे। और वहीं पर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनके द्वारा ये कहा गया था कि पश्चिमी सभ्यता का विरोध मत करो, जो उसमें बुरी चीज़ें उसका विरोध करो, जो अच्छी चीज़ें उसको अपना लो। अगर पश्चिमी सभ्यता आपको आधुनिक बना रही है और उस आधुनिकीकरण का मतलब पश्चिमीकरण नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन नहीं, तो उसको अपना लो। ये बात कही जाती है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रवाद हमारी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, अगर आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता दी बिना जेम्स मिल का, जो जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जॉन स्टुअर्ट मिल जो वे 4 बातें बताते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है ताकि कोई ऐसा सच हमारे सामने आने से रुक ना जाए जो अभिव्यक्ति के कारण प्रतिबंधित हो जाए। पहले ही हम जिसे सच मान रहे हैं वो सच नहीं है, हो सकता है समय के साथ वो सच बदल जाए, इसलिए अभिव्यक्ति जरूरी है। गलत से गलत विचार भी सुना जाना चाहिए, हो सकता है सच्चाई का कुछ अंश हो। आपने जब ये नहीं बताया तो कैसे अभिव्यक्ति, क्या मतलब क्या है इस किताब को पढ़ने का? जब स्वतंत्रता की बात की नेल्सन मंडेला की चर्चा ना करो, राष्ट्रवाद की बात करो, रविंद्रनाथ टैगोर की चर्चा ना करो। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं कि मैं जब तक जीवित हूं, एज लॉन्ग एज आई लिव, तब तक मैं ये तो नहीं होने दूंगा कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर आपस में एक जो समुदाय है उसको मार डालो, उसकी हत्या कर दो। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि मानवता पहले है, देशभक्ति रखो, पर मानवता का भी तो एक है। आप देशभक्ति के नाम पे, जैसे कि आप मॉब लिंचिंग सुनते हैं, ठीक है, बीफ की घटनाएं आप सुनते हैं, ये सब क्या है? हमारा राष्ट्र की ये संस्कृति, ये कल्चर है ना, उस कल्चर को किसी ने फॉलो नहीं किया, भले वह आपने अफवाह फैलाई हो, लेकिन मॉब लिंचिंग, मार डालना किसी को समूह के द्वारा, ये घटनाएं क्या है? आपका राष्ट्रवाद जोर पकड़ रहे हैं या राष्ट्रवाद को कमजोर करेंगे? खोखली घटनाएं हैं ये, कि आप जैसे आप आज भी धर्म के नाम पे कट्टर हो जाओ, आज भी जाति के नाम पर कट्टर हो जाओ, दूसरे जाति एंड बाकी सारे चीजों से संबंध, वैसे भी आप बाकी संबंध भी तोड़ो, पता चलेगा कि एक समाज फिर कैसे चल सकता है जब तक आपसी सहभाव सद्भाव ना हो। तो मानवता पहले है ना, मानवता पहले है। तो यहां पर जैसे कि जब उपनिवेशों के खिलाफ, औपनिवेशिक जो शासन था इसके विरोधी थे, है ना, कहा कि भारत स्वाधीनता के अधिकार का दावा करता है। वे महसूस करते थे कि उपनिवेश में, देखो ये इसलिए कह रहे थे, अगर ये देशभक्ति की बात करते थे, पैट्रियोटिज्म का जो कॉन्सेप्ट था रविंद्रनाथ टैगोर का, वो ये कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो, उनको इसलिए ना यहाँ से भगाया जाए कि वे ब्रिटिशर्स है, उनको इसलिए भगाया जाए क्योंकि वो मानवता के खिलाफ है, वो समानता नहीं दे रहे हैं, वो सभी के लिए ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मानवीय संबंधों की गरिमा बरकरार रखने की गुंजाइश नहीं है अब उनके शासन में, इसलिए उनको यहाँ से हटाया जाए, ये बात वह कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करने और सभ्यता को खारिज करने के बीच में फर्क करते, कहते पश्चिमी सभ्यता में कुछ अच्छे तत्व तो उसको अपना लो, ये रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। और अब लास्ट है नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। देखो बच्चों, प्लूरलिज्म की जब हम बात करेंगे, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद और बहुलता, राष्ट्रवाद व बहुलवाद। बहुलवाद का मतलब क्या हुआ? देखो, बहुलवाद का मतलब है कि जो हमारी विविधता है, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है ना, ये सारी चीजें बहुलवाद में आ गई। तो जो लास्ट आपको क्वेश्चन छोड़ा था ना, अल्पसंख्यक और राष्ट्रवाद, उसका आंसर यहां मिल जाता है कि अगर हम एक संस्कृति और एक राज्य का विचार त्यागते हैं तो ऐसा जरूरी हो जाता है। देखो, एक संस्कृति एक राज्य, यूरोप में ये पॉसिबल नहीं हो पाया था कि आप जो है वह डिफरेंट अलग कर लो सारी चीजों को, बहुत ज्यादा सेग्रीगेट कर लो कि नहीं ये समुदाय इस जगह पर रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। आप सोचो कितनी कठिन दुनिया बन जाती। खुद सोचो कि अगर जाति के आधार पर हम ब्लॉक कर दे पूरे देश में कि ये जो जाति है ये इसी जगह पर रहेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी, आप सोच सकते क्या ये न्याय होगा? ऐसे ही अगर हम छोटी एंटिटी में इस चीज़ को लागू नहीं कर सकते, हम बड़े स्तर पर कैसे कर सकते हैं? ये मानवता के खिलाफ हो जाएगा। वही रविंद्रनाथ टैगोर की बात की, मैं शीशे की कीमत पर, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि मैं हीरे की कीमत पर मैं शीशा नहीं खरीदूंगा।
तो यहाँ पर राष्ट्रवाद और मानवता के बीच में वो फर्क करते हैं। तो राष्ट्रवाद व बहुलवाद कहता है कि एक संस्कृति एक राज्य, इस विचार को त्याग दो। एक संस्कृति एक राज्य, एक संस्कृति एक राज्य का विचार त्यागने की जरूरत है। एक संस्कृति एक राज्य का विचार त्यागने की जरूरत है। तो राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जहां पर विभिन्न संस्कृतियां, विविधता आपस में मिलकर रहें। विभिन्न संस्कृतियां और विविधता जो है वह आपस में मिलकर रहें, ठीक है। और यहाँ पर जो लोकतांत्रिक देश है वह इसके लिए क्या कर रहे हैं? सभी लोकतांत्रिक देश अपने संविधान में अल्पसंख्यकों के हित की बात करते हैं। तो लोकतांत्रिक देशों ने इस बहुलवाद के लक्ष्य को, बहुलवाद मतलब क्या हुआ कि संस्कृति और बाकी सारी चीजें जो भी डिफरेंट है, अलग अलग हैं, बहुत सारी, उसी को बहुलवाद कह दिया, प्लूरलिज्म है ना। तो लोकतांत्रिक देशों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया है? अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए हैं। अल्पसंख्यक संस्कृति सुरक्षा का अधिकार हमारे यहाँ भी तो दिया गया, आर्टिकल 29 एंड 30 संविधान का जो अनुच्छेद है इसमें बात की गई ना, अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया। तो अल्पसंख्यकों हेतु अधिकार व न्याय की बात की गई, सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षा की बात की गई, अधिकार व न्याय की बात की गई, हर तरीके के अधिकार दिए गए। तो यहाँ पर यह कहा कि हम एक संस्कृति एक राज्य की बात ना करें, बल्कि हमें राष्ट्र की एक समावेशी परिभाषा चाहिए जिसमें सभी कुछ आ जाता हो। तो यहाँ पर क्या कहा कि राष्ट्र की ये वाली परिभाषा त्याग दो और समावेशी परिभाषा को अपनाओ। कंक्लूजन हो गया ना, आ गया समझ में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की समावेशी परिभाषा, अब जिसने नहीं पढ़ा राष्ट्रवाद का ये चैप्टर वो उसको राष्ट्रवाद कुछ और ही लगेगा, उसको लगा कि एक संस्कृति। कांग्रेस से एक गलती हो गई थी कि 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो उसमें ये कह दिया था कि हम एक भाषा एक राज्य की का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, लेकिन जब धर्म के आधार पर देश को बांट दिया गया तो उसके बाद गुंजाइश ही ना बची कि इसको भाषा के आधार पर अगर बांटा जाएगा तो इसको हम एक नहीं रख पाएंगे, जाने कितने पाकिस्तान बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो गया। तो अभी वर्तमान की आवश्यकता है कि एक समावेशी रीति से परिभाषित करने की जरूरत है। समावेशी रीति से परिभाषित किया जाए, परिभाषा व्यापक करो, है ना, परिभाषित करें, ये आवश्यकता है। सभी सदस्यों को महत्ता दे, सभी सदस्यों का मतलब अल्पसंख्यक, सभी सदस्यों को महत्ता दें, सभी का योगदान देखें कि उन्होंने भी योगदान दिया है, सभी सदस्यों को महत्ता दें। जब कुछ मुस्लिमों के द्वारा, मुझे याद नहीं आ रहा किसने ये बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सन है, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जब उनसे ये कहा गया कि आप मुस्लिम हैं और अगर आप मुस्लिम धर्म को इतना मानते हैं, इतने ज़्यादा, तो फिर आप भारत में क्यों रह गए, पाकिस्तान चले जाते। तब उन्होंने ये कहा कि मैं, हिंदुओं के पास तो ऑप्शन नहीं था, है ना, आप तो इंडियन हो गए थे क्योंकि आप हिंदू धर्म से थे, पर अगर किसी को भारत में रहना था, भारतीय धर्म, और अगर मुस्लिम कोई भारत में रहना चाहे तब उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि आप धर्म के लिए हैं या फिर राष्ट्र के लिए, समझ रहे हो। तब उनके पास ऑप्शन था कि वो भारत को छोड़कर जाए, हिंदुओं के पास ऑप्शन नहीं था, कोई भी नहीं जाता पाकिस्तान। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि आपके पास ऑप्शन था पर हमारे पास ऑप्शन नहीं था, फिर भी हम इस देश में ही रहे। इसका मतलब क्या था कि जितने मात्रा में आप भारतीय हैं उतनी मात्रा में हम भी भारतीय हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, हम नहीं गए, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है केवल बहुसंख्यक की दृष्टि से ना देखी जाए, अल्पसंख्यकों और सभी की दृष्टि से देखी जाए। एक संस्कृति एक राष्ट्र की बात ना हो, अब समावेशी परिभाषा की ज़रूरत है, अब दंगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति से परिभाषित किया जाए, सभी सदस्यों को महत्ता दी जाए। सभी सदस्यों को महत्ता देने के लिए सभी जो देश, अगर हम पूरे विश्व के लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो यहाँ पर संविधान है और संविधान में अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यकों को, संविधान में अधिकार दिया गया है। यह अधिकार कैसा है? सांस्कृतिक,
धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक। तो ये सारे अधिकार जो है वह लोकतांत्रिक देशों के द्वारा दिए गए हैं। तो अब हम राष्ट्रवाद की प्रॉपर परिभाषा जो है वह लगभग आप समझ चुके हैं। अच्छा देखो, एक और बात सुनो। अब आपको लगेगा, कुछ लोगों के मन में विचार आ गया कि आप ये सारे अधिकार दे दोगे, क्या गारंटी है कि जो अल्पसंख्यक है वह असंतुष्ट हो जाएगा? अभी भी तो खालिस्तान की मांग चल रही है। क्या गारंटी है इस बात की कि ये सब देने के बाद एक प्रश्न आ गया कि देखो, जो उपद्रव करते हैं ना वो केवल कुछ एक लोग ही होते हैं, पूरा देश या पूरा कम्युनिटी उपद्रव नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर आप इस्लाम और आतंकवाद को जब अगर जोड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारा समुदाय या धार्मिक नहीं, आप प्रेजुडिस ना रखें। आप ये देखें कि कोई एक कम्युनिटी का एक मेंबर कर रहा है और आपने सबकी एक पहचान बना दी। मानव जटिलता, चरित्र की जटिलता को आप भूल गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर अल्पसंख्यकों का फिर भी बहुत छोटा समुदाय होता है या बहुत कम लोग होते हैं जो ये उस डिमांड को फिर भी जारी रखते हैं कि नहीं, हमें तो अलग राष्ट्र ही चाहिए, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक संतुष्ट नहीं होंगे और फिर भी अगर असंतुष्ट हुए अल्पसंख्यक के अधिकार के बावजूद, तब इसके बाद क्या होना चाहिए? तब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्र बना रहे तो उदारता दिखाओ, दक्षता दिखाओ, जो भी कौशल दिखा सकते। अब सरकार क्या करती है? आप इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आज भी हम एकीकरण की बात करें, जम्मू कश्मीर के मुद्दे की बात करें, इस तरह के इश्यूज की बात करें, तब आपको जवाब देने के लिए इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वह काम आएंगे कि अब जो आत्मनिर्णय का अधिकार अब तक हम देख रहे थे, तो आत्मनिर्णय का अधिकार केवल बहुसंख्यक को नहीं है। एक व्यक्ति भी अगर अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं, धार्मिक समुदाय अपने लिए अधिकार मांग रहा है, तो उसको भी तो सेल्फ डिटरमिनेशन का जो काम है वह दे दो। तो यहाँ पर अगर कोई राज्य अलग राज्य के गठन की मांग करता है, तब क्या हो? तब इस अधिकार की पुनर्व्याख्या हो कि ये अधिकार केवल बहुसंख्यकों के लिए नहीं था, अल्पसंख्यकों के लिए भी था। अधिकार की भी तो पुनर्व्याख्या करो ना फिर से। और यहां पर राज्य के अंदर अगर राष्ट्रीयता की बात हो रही है तो उसमें क्या किया जाए? लोकतांत्रिक अधिकार और दे दो, स्वायत्तता और दे दो, दक्षता के साथ इस मुद्दे को निपटाओ। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रही हूं कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो समूहों की पहचान को मान्यता देने के महत्व के प्रति काफी सचेत है। आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी हैं जो समूह की पहचान की मान्यता के लिए चल रहे हैं और राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नहीं देखते कि जैसे मान लीजिए कोई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कर रहा है और वो कहता है कि मैं राष्ट्रवादी हूं, या फिर मतलब उस चीज को गलत तरीके से लेना। पर्टिकुलर आप गलत तरीके से अगर किसी चीज को मांगो, किसी चीज को तोड़ने की बात करो, एक तो होता है पॉजिटिव अपने विकास के लिए और दूसरा होता है कि दूसरे का विकास ना हो पाए इसलिए टांग अड़ा दो टाइप से। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि राष्ट्रवादी की जो हम भाषा की बात कर रहे हैं उसका इस्तेमाल भी सोच समझ कर करना चाहिए कि कहाँ पे राष्ट्रवाद है और कहाँ पे राष्ट्रवाद नहीं है, कहाँ पे स्वतंत्रता की बात है और कहाँ पे दूसरे की स्वतंत्रता को छीनने की बात हो रही है। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे ये, है ना। तो यहाँ पर इस बात की जरूरत है कि राष्ट्रीय पहचान उनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति भरते। तो हमें असहिष्णु नहीं होना ना है ना, सहानुभूति जो है वह रखनी है। ये सारी चीज़ें तो रविंद्रनाथ टैगोर का है ना, याद रखना, पैट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल एंड स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रिफ्यूजी इज ह्यूमैनिटी। शरणार्थी क्या है? मानवता है। चलो अब मेंस के आंसर राइटिंग पे आ जाते हैं। आई होप आप सभी कर लेंगे। राष्ट्र किस प्रकार से बाकी सामूहिक संबद्धताओं से अलग है? तो हमने देखा था कि जो बाकी के ग्रुप्स हैं, बाकी के जो समूह हैं, वह या तो वंश से जुड़ गए, या तो संस्कृति से जुड़ गए, परिवार हो गए। परिवार है तो परिवार में तो भाई सबको सबका चरित्र तक पता है, चरित्र की विशेषताओं के कारण जुड़ गए। ठीक है, धर्म से जुड़ गए, लेकिन ये आत्मनिर्णय नहीं चाहेंगे। आगे हमने जब राष्ट्र की कल्पना की बात की तो हमने राष्ट्र में देखा कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम एक सूत्र में बंध जाते हैं। ये अलग है परिवार से, एक सूत्र में बंध जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम भारतीयता की बात कर लें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वह समूह या बाकी कॉन्सेप्ट से कैसा है? अलग है। तो राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार हो, समूह इसका अधिकार नहीं मांगे।
राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार यह विचार राष्ट्र राज्यों के निर्माण और मिलीजुली चुनौती के परिणत रहा? राष्ट्र आत्मनिर्णय क्यों चाहेगा? जैसे कि हमने देखा कि विभिन्न जो अफ्रीका और ये सब देश है वह ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर उन्होंने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया तो ये स्वतंत्रता का जो आंदोलन है इसके पीछे राष्ट्रवाद ही तो था। स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद मतलब अन्य देशों से ये मनवा लेना कि एक समूह, एक अलग राजनीतिक पहचान है। इस चीज को लिखोगे, ठीक है, जो समझाया है। देखो और क्या क्या लिखना है कि जो अलग अलग राष्ट्र, कुछ एग्जाम्पल्स बुक में दिए हुए पढ़ लेना, उन एग्जाम्पल्स को लिख लेना, याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देख चुके हैं कि राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ सकता है तो तोड़ भी सकता है, मुक्त कर सकता है तो कटुता संघर्ष भी पैदा कर सकता है। बताइए कि किस तरीके से, जब हम यूरोप की बात करेंगे 19वीं शताब्दी के पहले छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जब बटा था तब भी राष्ट्रवाद था, जब जुड़ा तब भी राष्ट्रवाद था। तो वास्तव में राष्ट्रवाद है क्या? तो राष्ट्रवाद हमें जोड़ भी रहा है, हम सब एक है ना। पाकिस्तान और भारत के बीच की एकदम पक्की वाली दोस्ती, शत्रुता की बात कर लो, पक्की वाली है ना, शत्रु देश है, तब कैसे आप इसको करेंगे? तो ये मुक्त कर रहा है तो हमें वंश, भाषा, धर्म या नस्ल में कोई भी पूरे विश्व में राष्ट्रवाद के लिए साझा होने का दावा नहीं कर सकता, ठीक है। तो पूरे विश्व में अगर मान लो आप वंश, धर्म, इन सब चीजों से जोड़ रहे हैं या फिर साझी चीजें हैं, तब आप राष्ट्रवाद का दावा कैसे करोगे जब तक बाकी और आपकी जो भावनाएं हैं वह उस राष्ट्र से, उस टेरिटोरी से, आपके बिलीफ से नहीं जुड़ती। तो इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा देना है। और लास्ट है, आपकी राय में राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या है? तो आप लिखिए कि राष्ट्रवाद की सीमाएं ये हो सकती है कि एक बहुसंख्यक जो वर्ग है हो सकता है वह अपने लिए अधिकार रख ले, लेकिन अल्पसंख्यक जो है उसको अधिकार ना मिले, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी हो गई। इसके अलावा राष्ट्रवाद की हम सीमाएं की बात करें तो ये क्या कर सकता है? ये जोड़ नहीं रहा, ये तोड़ने का भी काम कर रहा है, ये विद्वेष का भी काम कर रहा है। दुश्मनी इतनी गहरी होती है कि वह कई वर्षों तक चल सकती है। जैसे कि हमने किसी देश को शत्रु देश कह दिया, क्यों कह दिया? अभी हाल ही में लड़ाई हुई क्या, इसलिए कह दिया? पुरानी शत्रुता हो गई, विद्वेष हो गया। विद्वेष का मतलब क्या है? देखो, तुरंत लड़ाई हो जाना बात अलग है, विद्वेष है किसी के लिए मन में एक लंबे समय तक द्वेष, घृणा, नफरत, गुस्सा, वो सारी चीजें विद्वेष को जन्म देती हैं। तो कैसे राष्ट्रवाद हम देखेंगे कि किसी का राष्ट्रवाद के नाम पर साम्राज्यीकरण या फिर उपनिवेशीकरण, सीमाएं ही तो है कि किसी दूसरे की स्वतंत्रता आप छीन रहे हो, ठीक है। चलो, तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको राष्ट्रवाद समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने देखो क्या क्या बात की कि राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ जाओ, आपके अनुसार राष्ट्रवाद की क्या सीमाएं हैं? नए राज्यों के लोगों ने राज्य की वफादारी और आम भाषाओं के साथ साथ राष्ट्र की सदस्यता के आधार पर नई राजनीतिक पहचान हासिल करी। राष्ट्रवाद की एक सटीक और व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा तक पहुंचना काफी कठिन है। तो आपके अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। राष्ट्र और राष्ट्रवाद की हमने बात की, राष्ट्र और राष्ट्रवाद का आधार हमने देखा, भूक्षेत्र, साझा विश्वास, इतिहास, साझी राजनीतिक पहचान और आदर्श, ठीक है। राष्ट्र आत्मनिर्णय की हमने बात की, राष्ट्रवाद और बहुलता का कॉन्सेप्ट हमने देखा, रविंद्रनाथ टैगोर की हमने बात की। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, और अब कल की क्लास में है इसका लास्ट टॉपिक, जिसमें कि हम धर्मनिरपेक्षता को समझेंगे। और इस तरीके से आपका पॉलिटिकल थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगा, है ना। फिर हम भारतीय संविधान को शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। डेली क्लास में प्रेजेंट रहिए और नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहे, अपनी समग्र तैयारी समग्र बैच के साथ करते रहें। और जो भी आपके सुझाव है, जो भी आपकी कमेंट्स हैं, वो कमेंट ज़रूर करें। वही एक माध्यम हो सकते हैं कि आपकी बात हम तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू सो मच।